दुनियादारी में आज कुत्तों की बात होगी। उनकी नहीं जिनके जिक्र में फैज़ अहमद फैज़ ने कुत्तों का इस्तेमाल किया। फैज़ की नज़्म में तो हम और आप भी आवारा बेकार कुत्ते हैं, जिनकी सोई हुई दुम कोई हिला नहीं रहा और जिनकी इकलौती कमाई है ताकतवरों की फटकार दुत्कार। लेकिन आज हम अपनी बात नहीं करेंगे। आज उनकी बात होगी जिन्हें दुनिया असल में आवारा और सचमुच का बेकार मानती है, जिन पे समाज एकमत नहीं है, जिनको सहलाने वाले हाथ भी हमारे आपके हैं और दुत्कारने वाले होठ भी। कुछ के लिए वे खौफ का दूसरा नाम है, बीमारी का खतरा है, मुसीबत है, जिनके बारे में 99 बरस पहले महात्मा गांधी ने लिखा कि गली गली में घूमते कुत्ते लोगों की अज्ञानता और सुस्ती का सबूत हैं। लेकिन यही कुत्ते कुछ के लिए साथी हैं, वफादारी की अलामत हैं, पक्के दोस्त हैं, जिनके बारे में कहा गया कि डॉग इज़ गॉट स्पेल्ड बैकवर्ड्स। जिनके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने कहा कि आपको वॉशिंगटन में एक मित्र चाहिए तो एक कुत्ता ले लीजिए। वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। राजधानी तो दिल्ली भी भारत की है और आप जानते ही हैं कि दिल्ली के कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। आदेश है कि एनसीआर के हर आवारा कुत्ते को 8 हफ्तों के अंदर सड़कों से हटाकर शेल्टर घरों में बंद करो। तो एक तरफ देश का फ़र्ज है कि लोगों की जान की हिफाजत की जाए और दूसरी तरफ जानवरों की ज़िंदगी और भलाई का भी सवाल है। कुछ लोग इस ऐलान का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नाकाबिले अमल है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये फैसला रास आया है। तो आज के शो में हम जानेंगे कि दुनिया इन कुत्तों से कैसे डील करती है, किस देश ने कौन सा तरीका अपनाया है, कौन असल में कितना कारगर साबित हुआ है और क्या हम इनमें से किसी मिसाल से सीख सकते हैं। और इस खबर पे बात करने के बाद हम चलेंगे यूएस, जहां पर ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स की तैनाती करके फिर से सुर्खियां बटोरी हैं। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। कुत्तों की बातें करनी हो तो कुछ बातें सामने रखेंगे। जैसे एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में कुत्तों की आबादी करीब 90 करोड़ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कुत्ते चीन में मिलते हैं। हर 9 मनुष्य पे एक कुत्ता है और दुनिया के सिर्फ 15 से 25% कुत्ते ओन पेट्स हैं, यानी जिनका एक मालिक है, जिन पर किसी का पूरा नियंत्रण है। पेट डॉग्स के टोटल में अमेरिका सबसे ऊपर है। बाकी 75 से 85% यानी लगभग 76.5 करोड़ कुत्ते फ्री रेंजिंग डॉग्स हैं। गली मोहल्लों में घूमने वाले कुत्ते यानी स्ट्रे डॉग्स के अलावा आवारा झुंड और बिल्कुल जंगली कुत्ते यानी इंसानी संपर्क से कटे हुए कुत्ते इसमें आएंगे। और आवारा कुत्तों के टोटल में भारत सबसे ऊपर है। ये सब अनुमान भर हैं, अलग अलग आंकड़ों में कई गुना फर्क दिखाई देता है। इसके अलावा भारत पर केंद्रित होकर बात करें तो भारत में आवारा कुत्ते करीब 6 करोड़ के आसपास हैं। हर 10 सेकंड में भारत में कोई न कोई कुत्ते के काटने का शिकार होता है। साल भर में करीब 5000 मामले जानलेवा साबित होते हैं। रेबीज से हर 3 घंटे में कम से कम 2 लोगों की जान जाती है। और रेबीज कितनी भयानक बीमारी है इसका अंदाज भी कुछ आंकड़ों से ही लगेगा। दुनिया भर में हर साल करीब 55,000 लोग रेबीज से मरते हैं। इनमें से 95% मौतें एशिया और अफ्रीका में होती हैं। सिम्टम्स दिखने के बाद 100% केसों में मरीज की जान जाना तय माना जाता है। आपने इन आंकड़ों को देखकर ये तो समझ ही लिया होगा कि इस पॉपुलेशन का मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है। इसके लिए अलग अलग देशों ने कुछ तरीके अपनाए हैं। मुख्य तौर पर 3 तरीके सामने आते हैं। पहला, मार डालना यानी कत्ल करके आबादी घटाना। दूसरा, उठाकर शेल्टर में डाल देना। और तीसरा, ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिटर्न या एनिमल बर्थ कंट्रोल। तीसरा वाला रास्ता समझिए, इसमें कुत्तों को पकड़ा जाता है, उनकी नसबंदी की जाती है, वैक्सीनेट किया जाता है और फिर वापस उन्हें उसी जगह छोड़ दिया जाता है। अब पहला रास्ता जो है कत्ल करने का, उसमें कुत्तों की संख्या घटाने के आरोप लगते हैं इराक, रोमानिया, मोरक्को या चीन जैसे देशों पे। इंटरनेट पे तमाम जानकारियाँ उपलब्ध हैं, मगर विज्ञान कहता है कि ये फॉर्मूला टिकता नहीं है। दरअसल किसी इलाके की कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी वहाँ मौजूद खाने पीने और ठिकाने के हिसाब से जितने कुत्ते जिंदा रह सकते हैं उतने ही रहेंगे। अगर आप उस जगह से कुत्ते हटा भी दें, उनको मार डालें, तो आसपास के नए कुत्ते वहाँ आ जाएंगे। आबादी फिर उतनी ही हो जाएगी। ये जनसंख्या का सिद्धांत कहता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1990 में ही ये तरीका छोड़ने की हिदायत भी दी थी। इसके अलावा कुछ केस स्टडीज़ से ये भी पता चलता है कि आवारा कुत्तों के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। केस स्टडीज़ देखते हैं। नीदरलैंड्स,
नीदरलैंड्स को दुनिया का पहला ऐसा मुल्क माना जाता है जिसने आवारा कुत्तों की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर दिया। 19वीं सदी में वहां कुत्ता रखना स्टेटस सिंबल था, इस वजह से कुत्तों की तादाद ज्यादा थी। फिर रेबीज का प्रकोप आ गया, लोगों में डर फैला, हजारों कुत्ते सड़कों पर छोड़ दिए गए। इससे निपटने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट और रिटर्न यानी CNVR वाला प्रोग्राम चलाया। नीदरलैंड्स ने इस प्रोग्राम में 70% से ज्यादा मादा कुत्तों की नसबंदी कर दी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने से आबादी के बढ़ने की जो रफ्तार होती है वो थम जाती है, हर्ड इम्यूनिटी भी आ जाती है। लेकिन नीदरलैंड्स को इस समस्या को जड़ से खत्म करना था, इसलिए कुछ कानून भी लाए गए। पालतू कुत्तों को सड़कों पे छोड़ देना कानूनन जुर्म बन गया। 3 साल की जेल और $16,000 से ज़्यादा जुर्माने की सज़ा का प्रावधान लाया गया। साल 2011 में एनिमल कॉप्स नाम की खास पुलिस बनाई गई। नए पिल्ले खरीदने पे भारी टैक्स लगाया गया, जिससे लोगों का रुझान ब्रीडर से खरीदने के बजाय सरकारी शेल्टर से गोद लेने की तरफ गया। इस दोहरे शिकंजे से जागरूकता फैली और आज नीदरलैंड्स में 90% से ज़्यादा घरों में पालतू कुत्ते ही गोद लिए जाते हैं। अब अपने पड़ोसी देश भूटान को देख लीजिए। अगर कोई कहे कि ये मॉडल सिर्फ अमीर और विकसित मुल्कों में काम करता है तो भूटान इसका जवाब है। साल 2023 में भूटान ने ऐलान किया कि उसने अपने हर आवारा कुत्ते की नसबंदी और वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है। भूटान अपने तरीके को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुरूप रखना चाहता था, इसलिए पूरे देश में कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिलीज प्रोग्राम शुरू किया गया। 2021 में ये शुरू हुई ये पहल 14 साल तक चले पुराने नसबंदी अभियानों से ली गई थी। पूरा कार्यक्रम 29 करोड़ रुपए में पूरा हुआ और इससे 12,812 कर्मचारी जुड़े थे। इस प्रोग्राम में वॉलंटियर्स ने गांव-गांव, पहाड़-पहाड़ जाके कुत्तों को पकड़ के क्लिनिक तक पहुंचाया। नसबंदी और टीकाकरण हुआ, कुत्तों की माइक्रो चिपिंग की गई, उनकी ट्रैकिंग के लिए मोबाइल ऐप तक भी शामिल किए गए और आज भूटान इस समस्या से निजात पा चुका है। ये सफल उदाहरण हुए। असफल कहानियां सुनते हैं, फेल्योर की कहानियां सुनते हैं। तुर्की, यहाँ के शहर इस्तांबुल में सदियों से दुकानदार, मोहल्ले के बाशिंदे और राहगीर वगैरह आवारा कुत्तों को खिलाते पिलाते रहे हैं। 2025 में एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें एक कुतिया अपने मरते पिल्ले को मुंह में दबाकर वेट क्लिनिक लाई थी, जानवरों के डॉक्टर के पास। आप इससे भरोसे को समझ सकते हैं, लेकिन इसी देश में आवारा कुत्तों से परेशान सरकार ने 2024 में एक नया कानून पेश किया, जिसमें कहा गया कि जो आवारा कुत्ते आक्रामक होंगे या जिन्हें गोद नहीं लिया जा सकता उन्हें मार दिया जाएगा। कानून में यूथेनेशिया का प्रावधान था। लोगों के अंदर डर बैठ गया कि कुत्तों को जानबूझ के मार दिया जाएगा। कानून पारित होते ही हजारों की संख्या में जनता सड़कों पे आई। शेल्टर मौत के कैंप हैं और खूनी कानून वापस लो जैसे पोस्टर लहराए गए। सरकार ने कानून में बदलाव किए और अब ये सिर्फ उन कुत्तों पे लागू है जो लाइलाज हैं, जिनसे गंभीर स्वास्थ्य के खतरे हैं या जो बेहद हिंसक हैं। असफलता की अगली कहानी सुनिए, ये इटली से है। साल 1991 में इटली ने एक ऐसा कानून बनाया जिसने तंदुरुस्त आवारा कुत्तों और बिल्लियों को मारना गैर कानूनी कर दिया। नियम था कि पकड़ो, शेल्टर में रखो और गोद न लिए जाने पर जिंदगी भर वहीं देखभाल करो। इससे गोद लेने की दर तो बढ़ गई, लेकिन साथ ही एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। जो कुत्ते बुजुर्ग, बीमार या व्यवहारिक समस्या वाले हैं वे सालों साल शेल्टर में फंसे रहते हैं। भीड़ बढ़ने से छोटे शहरों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। हर कुत्ते पर सालाना औसतन 1250 यूरो खर्च होता है। कई प्राइवेट शेल्टर ने इस सिस्टम का फायदा भी उठाना शुरू कर दिया। जितने ज्यादा कुत्ते उतना ज्यादा सरकारी पैसा और देखभाल न्यूनतम, यानी नेक इरादे वाला कानून नसबंदी जैसे उपायों के बिना नए संकट में बदल गया, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। उम्मीद है कि हम कुछ सीखेंगे और इस उम्मीद के साथ अगली खबर पे बढ़ते हैं जो यूएस से है। ये तस्वीरें देखिए। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन की सड़कों पर इस वक्त यही नज़ारा है। सैकड़ों जवान तैनात हैं। सरकारी इमारतों के बाहर खड़ी हथियारबंद गाड़ियां हैं। जवान एक के बाद एक बैरिकेड्स खड़े कर रहे हैं। सरकारी दफ्तरों के सामने मोर्चा बना रहे हैं और बीच बीच में टूरिस्ट के साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं। ऐसा क्यों है? 11 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने शहर की पुलिस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और नेशनल गार्ड्स की तैनाती का ऐलान कर दिया। मैं डीसी मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट को सीधे फेडरल कंट्रोल में ला रहा हूँ और आप उनसे मिलेंगे जो इस काम के सीधे तौर पर जुड़े होंगे। बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन सख्त हैं, हालात को समझते हैं, पहले भी ये काम कर चुके हैं। इसके अलावा मैं नेशनल गार्ड तैनात कर रहा हूँ ताकि वॉशिंगटन डीसी में कानून व्यवस्था और जनता की सुरक्षा दोबारा कायम हो सके और उन्हें अपना काम सही तरीके से करने की पूरी इजाज़त हो।
लेकिन इनकी तैनाती में ऐसी क्या खास बात है? पूरी कहानी समझने के लिए जानना जरूरी है कि नेशनल गार्ड्स हैं कौन। ये कोई आम फौज नहीं है, ये अमेरिका में दो मालिकों की सेवा करती है, एक तरफ राष्ट्रपति और दूसरी तरफ राज्य के गवर्नर। कभी राष्ट्रपति बुला लेते हैं अफगानिस्तान भेजने के लिए, तो कभी गवर्नर बोलते हैं कि आओ बाढ़ से निपटने में मदद करो। आज अमेरिका के हर राज्य में नेशनल गार्ड है। आज की तारीख में गिने तो करीब 4,30,000 से ज़्यादा लोग इसमें हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग पार्ट टाइम गार्ड होते हैं, हफ्ते में एक वीकेंड या साल में कुछ हफ्ते ट्रेनिंग करते हैं, बाकी समय ये लोग पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं या जो काम होता है। फिर ज़रूरत पड़ने पर ये वही काम करते हैं जो अमेरिका की एक्टिव ड्यूटी आर्मी करती है। यानी ये कहा जा सकता है कि इनकी तैनाती एक तरह से सेना की तैनाती है, एक तरह खास तरह की सेना की तैनाती है। अब अगला सवाल यह है कि ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं, ज़रूरत क्या है? इस फैसले के पीछे ट्रंप का तर्क है कि वॉशिंगटन डीसी में अपराध काबू से बाहर हो गया है। ट्रंप ने इसी आधार पर क्राइम इमरजेंसी का ऐलान किया है, लेकिन ट्रंप के इस मनमाने दावे पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस के आंकड़े कुछ और तस्वीर पेश करते हैं। साल 2023 में हिंसक अपराध चरम पे थे, लेकिन 2024 में 30 साल का सबसे निचला स्तर आया वॉशिंगटन में ही, और इस साल और गिरावट हुई है। 2025 में हिंसक अपराध 26% कम हुए और लूटपाट 28%। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बाकी अमेरिका से तुलना करें तो डीसी एरिया में ही हिंसा औसतन ज्यादा है, लेकिन गिरावट बाकी बड़े शहरों जैसी ही है। वॉशिंगटन के मेयर म्यूरियल बाउजर ने इसे ऑथोरिटेरियन पुश कहा है। उनका कहना है कि ये सारी जिम्मेदारी शहर के प्रशासन की है, ट्रंप की नहीं। ट्रंप शहर की ऑटोनॉमी पे हमला कर रहे हैं। मजे की बात यह भी है कि बाउजर एक डेमोक्रेट हैं। ट्रंप ने इसके पहले जून 2025 में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स में भी नेशनल गार्ड्स की तैनाती की थी, तब भी उन पे सवाल उठे थे। कैलिफोर्निया के गवर्नर उनके इस फैसले के तब भी खिलाफ थे। फन फैक्ट भी यहाँ बता देते हैं कि कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम भी डेमोक्रेट हैं। अब चलते हैं जानकारों के पास, पूछते हैं कि नेशनल गार्ड की तैनाती के पीछे असल मकसद अपराध ही है जैसा ट्रंप गिना रहे हैं, या कुछ और भी है? 2-3 वजह है। पहली वजह तो ये है कि ट्रंप समझते हैं कि क्योंकि वो रियल एस्टेट में उनका करियर गुजरा है, तो वो बहुत अच्छे मेयर बन सकते हैं किसी भी शहर के। वो समझते हैं कि सारी प्रॉब्लम अमेरिका में जो है वो क्राइम की है, क्योंकि जब ये जवान थे 70s और 80s में, तब बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका में क्राइम थी, अर्बन क्राइम। अमेरिका में बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी और गेटोइजेशन हो गया था, और काफी सारा ये जो क्राइम होता था ये अफ्रीकन अमेरिकन लोग करते थे उस जमाने में। तो इनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि न्यूयॉर्क अभी भी उसी हालत में है, वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस। इसीलिए इन्होंने फेडरल ट्रूप्स लॉस एंजलिस में भी भेजे और अब इन्होंने फेडरल ट्रूप्स वॉशिंगटन में भी भेजे। ये समझते हैं कि क्राइम बहुत ज्यादा है। असलियत इनको पता नहीं होती है अक्सर, क्योंकि ये 30-40 साल पहले की दुनिया में रह रहे हैं। असल में क्राइम अब काफी गिर चुका है, इतना क्राइम है नहीं। और इस तरह के फेडरल टेक ओवर पहले कभी हुआ नहीं है वॉशिंगटन, ये पहली बार हो रहा है। हालांकि वॉशिंगटन डीसी का वही स्टेटस है जो दिल्ली का है, यानी वो फेडरल और स्टेट के बीच में शेड है, लोकल गवर्नमेंट के बीच में शेड है। तो पर पहले कभी हुआ नहीं है, पहली बार हो रहा है। तो अब देखना ही होगा कि वो कामयाब होते हैं, यानी सिर्फ 30 दिन के लिए वो नेशनल गार्ड वहां तैनात कर सकते हैं, यानी अपनी पैरामिलिट्री। देखते हैं कि क्या होता है इस 30 दिन में। बता दें कि इस तैनाती के पहले दिन ही 23 लोगों को अरेस्ट किया गया है। आरोपों में हत्या, हथियार से लैस होना, ड्रग डीलिंग, अश्लील हरकतें, पीछा हर करना और लापरवाह ड्राइविंग, ये सब शामिल है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने बयान दिया है कि ये तो बस शुरुआत है, अगले महीने के अंदर हर हिंसक अपराधी को ढूंढ निकालेंगे और सलाखों के पीछे डालेंगे। लेकिन राजनीतिक गतिरोध चालू है। खबर से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल सुर्खियां। पहली सुर्खी भारत अमेरिका रिश्तों से जुड़ी है। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2025 में यूएस की यात्रा पे जा सकते हैं। सितंबर के आखिर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठक है, पीएम मोदी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरे पर पीएम मोदी की मुलाकात यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी हो सकती है। दोनों नेताओं के बीच भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ और भारत अमेरिका के बीच चल रही और अटक कर चल रही ट्रेड डील पर भी बातचीत हो सकती है। हालांकि इस मामले में अब तक दोनों में से किसी भी देश की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी संकेत दिए हैं कि इस जनरल असेंबली की मीटिंग के दौरान वो भी पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। अगली सुर्खी मिडिल ईस्ट से। इजराइल के साथ
जून 2025 में 12 दिन तक चली जंग के दौरान ईरानी पुलिस ने 21,000 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। ईरान के स्टेट मीडिया ने 12 अगस्त को इसकी जानकारी दी। रिपोर्ट में पुलिस प्रवक्ता जनरल सईद मोंताज़िर महदी का बयान है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने जंग के दौरान पुलिस को संदिग्धों की जानकारी दी थी, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से बड़े पैमाने पर लोगों को अरेस्ट किया गया। हालांकि इन पर क्या धाराएं लगी हैं, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। ये पहली बार है जब ईरान ने आधिकारिक तौर पर इन गिरफ्तारियों का आंकड़ा पेश किया है। जून के बाद से ईरान इजराइल के लिए जासूसी करने के लिए 7 लोगों को मौत की सजा दे चुका है। इसके अलावा ईरान पिछले कुछ समय से अफगान शरणार्थियों को भी देश से बाहर निकाल रहा है। मार्च 2025 में उसने ऐलान किया था कि अवैध रूप से रह रहे अफगान प्रवासी 6 जुलाई तक देश छोड़ दें, नहीं तो उन्हें जबरन निकाल दिया जाएगा। इसी बीच इजराइल से 12 दिनों की जंग हुई। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि ये जो अफगानी थे वो इजराइल और अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे, आतंकी हमले करने और ड्रोन बनाने में शामिल हैं। इसके बाद बड़े पैमाने पर इन्हें निकालना शुरू किया गया। राजधानी तेहरान के गवर्नर मोहम्मद सादिक मोतमिदियान ने ईरानी स्टेट टीवी को बताया कि पिछले 100 दिनों में 10 लाख से ज़्यादा अफगानों को निकाला गया है। इनमें से 4 लाख सिर्फ तेहरान से हैं। रिपोर्ट से भी बताती हैं कि इसके लिए उनके दस्तावेजों को जांचा भी नहीं जा रहा है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।